हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी कर लिया था। बहुत बड़ा सेशन था, शॉर्ट में हमने कंप्लीट किया था, लेकिन उसके ऊपर प्रॉब्लम्स या पीवाईक्यूज हमारे रह गए थे। तो आज हम उसको पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर जो भी टाइप के पीवाईक्यू एमसीक्यू एमएचसी एमएसटी सीईटी में आए थे उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। देखो पहला प्रॉब्लम आपको क्या दिया, आपको पीछे दिख रहा होगा, मेरे सामने भी है प्रॉब्लम। तो आप देखो पीछे क्या लिखा है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट of a current carrying conductor at a point to be maximum. Okay, for the magnetic field due to a small element of current carrying conductor at the point to be maximum, the angle between element to be given point must be. ठीक है, अब ऑप्शन आपको कितने दिए, चार। कौन से 0 डिग्री, 45, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। उन्होंने कहा क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड टू ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट। मीन्स अगर वायर से करंट जा रहा है, वायर से करंट जा रहा है, अब ये वायर से करंट जा रहा है, उसमें हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल। क्या ले लिया, स्मॉल एलिमेंट डीएल। अब यहां जो पॉइंट पी होगा, उस डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पे करंट क्या होना चाहिए, या मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा लॉ है, बायोट्स-लेवर्स लॉ। बायोट्स-लेवर्स लॉ जो हमने स्टडी किया था, बायोट्स-लेवर्स लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई इंटू dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट, dl स्मॉल एलिमेंट है, उसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा, r का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा एंगल पे, तो साइन का वैल्यू सिर्फ जज करना है हमें, साइन 0 0, साइन 91। तो जब 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, जब 90 होगा तो 1 मींस मैक्सिमम। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 पे। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा मैक्सिमम करंट क्या, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई dl r स्क्वायर। ये हो गया मैक्सिमम। कितने डिग्री पे मिला हमें, 90 डिग्री पे मिला, तो ऑप्शन होगा सी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री। समझ में आया फर्स्ट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम, देख लो इसे। हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर carries a current 4 ampere. The magnetic field induction due to the current element at a distance 10 centimeter from it is 2 into 10 raised to minus 7 Tesla. What is the angle between direction of the current and the line joining of current element due to the point? क्या कहा है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। चलो करंट कैरिंग एलिमेंट का वैल्यू हमें कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू एलिमेंट, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 टेस्ला। व्हाट इज द एंगल, वंस अगेन सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। बायोट्स-लेवर्स लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या दिया है हमें, देखो अगर फास्ट सॉल्व करना आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, अभी सीखना इसलिए मैं आपको टर्म्स बताता हूं। क्या दिया है, डीएल लेंथ दिया है हमारा, डीएल लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर मींस 10 रेस टू माइनस 2 मीटर। देन हमें करंट दिया है आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। देन दिया है डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 रेस टू माइनस 1 मीटर।
एंड नेक्स्ट दिया है हमें dB का वैल्यू, dB इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप डिजिट देख के ही पता चल जाएगा कि बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सेम फॉर्मूला, dB इज इक्वल टू μ0/4 dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमें साइन थीटा निकालना है, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। तो बाकी सारे टर्म, या फिर पहले वैल्यू पुट करो और बाकी सारे टर्म वापस भेजो। साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7। कितना होता है ये, 10⁻⁻7। dB का वैल्यू कितना है, dB का वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7। देन ये 10⁻⁻7 डिवाइड में चला जाएगा इसके, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। देन आर स्क्वायर वहां चला जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 10 मीन्स 10⁻² हो जाएगा आर स्क्वायर। और डीएल नीचे चला जाएगा, डीएल का वैल्यू कितना है 10⁻²। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है। ओके ओके, डीबी इज इक्वल टू, करंट कितना फ्लो कर रहा है, हमने करंट लिया ही नहीं, आई डी एल। तो आई भी नीचे चला जाएगा, आई का वैल्यू कितना है 4, आई का वैल्यू 4, तो यहां 4 भी आ जाएगा इसके साथ। फॉर्मूला समझ में आया क्या क्या हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये μ0 इज इक्वल टू μ0 4 पाई था, साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना था। तो μ0 4 पाई की जगह क्या आया, पाई बाय μ0, 4 पाई बाय μ0। ओके, क्या लिखा था हमने, वापस स्टार्ट करते हैं, देखो क्लियर हो गया। अ स्मॉल करंट dl इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड, करंट दिया है हमें 4 एम्पियर। देन डिस्टेंस दिया r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻1 मीटर। एंड dB दिया है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। चलो, तो अब क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सबका वैल्यू, dB का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 10⁻7। आई का वैल्यू 4, dl का वैल्यू 10⁻², साइन थीटा हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 10⁻1 स्क्वायर मीन्स 10⁻² स्क्वायर। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 4 यहाँ चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। और हाफ कब होता है थीटा का वैल्यू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां आएगा 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, व्हाट इज द करंट इन द स्ट्रेट वायर इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज प्रोड्यूस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, क्या कहा है, अब स्ट्रेट वायर का इक्वेशन दिया, स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई, आगे 2i अपॉन d, ऐसा फॉर्मूला है, μ0/4 पाई 2i डिवाइडेड बाई d। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सिंपल, हमें दिया क्या है, व्हाट इज द करंट, हमें करंट फाइंड आउट करना है इन द स्ट्रेट वायर इफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10⁻6 मीन्स dB का वैल्यू हमें दिया गया है 10⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मीन्स डिस्टेंस हमें दिया है, μ0 का वैल्यू 10⁻7 2i, डिस्टेंस ऑफ
2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, डी का वैल्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻² मीटर। अब यहाँ 2 कट हो जाएगा, ये माइनस के साथ कट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएंगे तो प्लस, सो 5 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 मीन्स 10⁻⁻1 I, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। कितना आया 0.1 एम्पियर। फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा 0.1 एम्पियर, तो ये करेक्ट होगा। समझ में आया, इजी प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। फोर्थ प्रॉब्लम, अरे ये तो आपको फैमिलियर प्रॉब्लम है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। चलो क्या दिया है, अ क्लोजली वाउंड फ्लैट सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टन्स ऑफ वायर हैज diameter of 10 centimeter and the current of 4 ampere. What will the flux density at the center of coil? What is the flux density at the center of coil? क्या प्रॉब्लम आपको दिया है, देखो, a closely wound flat circular coil of 25 tons. ओके, आपको कॉइल दिया गया है जिसपे टन्स कितने हैं, नंबर ऑफ टन्स 25 टन्स। देन क्या दिया है, अ वायर हैज अ डायमीटर, आपको दिया है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब डायमीटर का यूज कहीं नहीं होता, आपने देखा होगा, हमें लगेगा क्या रेडियस, तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंटू 10⁻² मीटर, ये आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर मीन्स करंट का वैल्यू हमें दिया है 4 एम्पियर। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर में फ्लक्स कितना होगा। कॉइल के लिए फॉर्मूला, कॉइल मीन्स पूरा सर्कुलर लूप हो गया, कॉइल मीन्स सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2R, μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2I। हमारे पास N है, हमारे पास R है, हमारे पास I है, पुट कर लो। μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N का वैल्यू 25, I का वैल्यू कितना है, I इज इक्वल टू 4, 2R का वैल्यू 5 इंटू 10⁻²। अब ऑप्शन में से देख लेते कितना वैल्यू आता है। पहले ये कट हो जाएगा 2, या उससे भी इजी सॉल्व करते हैं, उससे भी इजी सॉल्व करते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं। कट करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 25 इंटू 4 100, तो ये होगा 10⁻²। ओके, और 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10⁻⁻² मीन्स ये होगा 10⁻1, और इजी हो गया। ठीक है, अब यहां से ही पावर कट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ होगा, मीन्स 4 पाई, और ये 10⁻³ इसमें से चला जाएगा, मीन्स 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3। तो अब आंसर आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। क्या आया हमारा आंसर, बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। 4 पाई मीन्स 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। सो इस 14 को पहले छोड़ दो, 14 को पहले छोड़ दो, 4 3 ज़ा 12 मीन्स 12 वाला आंसर कौन सा है देख लो। मीन्स अगर 12 वाला आंसर कौन सा दिया है हमें, ये देखो
10⁻³ आ गया, 1.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि पाई के मल्टीप्लाई में, तो पाई के मल्टीप्लाई में आपको आंसर आएगा ही। सिंपल पाई का मल्टीप्लाई 2, 3, 4। सो ये देखते जाओ, पहले तो पाई का मल्टीप्लाई, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलता है, आंसर रैंडमली निकाल लो। 4 3 12, 12 वाला आंसर कौन सा, ये आ गया हमारा, पावर एक शिफ्ट किया तो 1.2। ठीक है, तो थर्ड आंसर आएगा ये हमारा, सेकेंड आंसर बी वाला आंसर करेक्ट है, 1.257 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हाँ, ये हमारे बुक का प्रॉब्लम है, ये भी हमारे बुक का प्रॉब्लम है, और ये बहुत बार सीईटी में पूछा गया है, तो बहुत लोगों को आता होगा, आपने सॉल्व किया होगा वहां, आपने यहां इसको 1 लिया होगा, आपको लूप दिया होगा 1, इसको 2 दिया होगा बुक में, इसमें 3 दिया होगा, और तीनों को सॉल्व करना है। लेकिन तीनों को सॉल्व करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट की वजह से 0 होता है, हमें पता है सेंटर में। अब हमें जो दिया गया उससे सिर्फ सेमी सर्कुलर लूप को सॉल्व करना है, कितना मीन्स 2 वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो ये 1 2 3 लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या सॉल्व करना है, सिर्फ सेमी सर्कुलर लूप सॉल्व करना है। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन, गिवन फिगर शोज करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लूप है यह है 20 सेंटीमीटर का लूप है। What is the magnetic field form at the center of loop? लूप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये हाफ लूप है, अगर पूरा सर्कल होगा तो हमने फॉर्मूला अभी अभी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 4R। अब उसका आधा है लूप, तो μ0 Ni हमने लास्ट टाइम जो यूज किया था 2R, उसका अब आधा 4R हमें करना होगा। μ0 Ni अगर पूरा लूप होगा तो 2R यहां यूज होता, अब आधा लूप है तो यहां क्या यूज होगा, 4R, क्या यूज होगा, 4R। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हमारे पास तो वैल्यू है μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻²। सेमी सर्कुलर एक ही लूप है, n का वैल्यू 1 रहेगा, 10⁻⁷। ओके, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। हाँ, एक ही लूप है। करंट का वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर, देन 4 इंटू आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 इंटू 10⁻² मीटर। चलो पाई के टर्म में आंसर दिया है, हमें पाई के टर्म में आंसर दिया है, तो पाई के टर्म में ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो कट हो जाएगा, 2 10⁻² ऊपर चला गया, ये बचेगा 4 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷, और ऊपर चला गया 10⁻⁻5। ये होगा 1/2। 1/2 क्या होता है, 0.5, 1/2 होता है 0.5 पाई इंटू 10⁻⁻5। अब ये माइक्रो में दिया है तो 0.6 करना होगा, तो B इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, दैट इज 5 पाई इन माइक्रो टेस्ला। देखो ये आंसर है क्या, हाँ सी वाला आंसर, 5 पाई माइक्रो टेस्ला। ठीक है, समझ में आ गया। लूप वाले फॉर्मूले, अगर पूरा सर्कुलर लूप होगा तो फॉर्मूला अप्लाई होता है μ0 Ni 2R, कितना होता है 2R, और आधा लूप होगा तो इसका हाफ करना है, मीन्स μ0 Ni डिवाइडेड बाय 4R। ये फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया, इजी है, तो इससे डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। चलो फिफ्थ सम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट सम, क्या दिया, अ मैग्नेटिक इंडक्शन एसोसिएटेड विद द करंट फ्लोइंग इन द हॉलो कॉपर ट्यूब विल बी ओनली इनसाइड, ओनली आउटसाइड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, नाइदर इनसाइड और नॉट
आउटसाइड। अब आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, हॉलो ट्यूब, सिलेंडर, ये तो बुक में है ही नहीं ऐसा कुछ सिलेंडर वाला कंसेप्ट। लेकिन ये जो प्रॉब्लम बेस है वो एम्पियर लॉ पे बेस है। किस पे बेस है? एम्पियर लॉ पे। देखो क्या कहा है उन्होंने, एक हॉलो सिलेंडर है, एक हमारा हॉलो सिलेंडर है, और इसमें से करंट पास कर रहा है। मीन्स हॉलो है, मीन्स जो भी करंट पास करेगा वो सरकमफेरेंस से होगा, मीन्स आउटर बॉडी से होगा, आउटर बॉडी से ये करंट पास होगा। तो अब देखो एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है, पहले तो वो देख लो। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अगर एक वायर है, इसके सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एम्पियरन लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एम्पियरन लूप। तो ये उतने डिस्टेंस का हम एम्पियरन लूप लेते हैं, एंड देन यहां हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड डी बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। अगर इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमें क्या लेना पड़ता है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एम्पियरन लूप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एम्पियरन लूप। तो सिमिलरली इनसाइड अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मुझे इनसाइड एम्पियरन लूप लेना पड़ेगा। इनसाइड में एम्पियरन लूप लेता हूं, अगर ये ले लिया मैंने इनसाइड एम्पियरन लूप। अब एम्पियरन लूप के अंदर से वायर जाना चाहिए, अंदर से, तो ये सिलेंडर अंदर से नहीं जा रहा है, तो अंदर से अगर नहीं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या होगा? जीरो। यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। अब मैं एम्पियरन लूप लेता हूं बाहर से। अब सिलेंडर इसके अंदर क्लोज हो गया, सिलेंडर इसके अंदर क्या हो गया? क्लोज हो गया। अगर सिलेंडर इसके अंदर क्लोज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड अब निकल सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगा? सिर्फ आउटसाइड, सिलेंडर के आउटसाइड। इनसाइड जीरो, आउटसाइड रहेगा। तो ये एम्पियरन लूप के ऊपर प्रॉब्लम डिपेंड करता है, याद रखो। आपको एम्पियरन लॉ से सॉल्व करना होगा। जब अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो ये पूरा का पूरा हम वायर कंसिडर करते, तो इनसाइड आउटसाइड लिख सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी सर्कल बनाओगे तो इनसाइड भी फील्ड बनेगा। लेकिन अब यहां क्या है? ये हॉलो है, तो हॉलो मीन्स अंदर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो अंदर आप एम्पियरन लूप लोगे तो करंट नहीं मिलेगा। तो बाहर से आपको एम्पियरन लूप लेगा, तो ये एम्पियरन लूप इस सिलेंडर को क्लोज करेगा और देन हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली आउटसाइड। क्या आएगा? ओनली आउटसाइड। ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये थोड़ा प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना होगा, ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से रीड करना होगा। ये आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी प्रॉब्लम है। इजी प्रॉब्लम, रिलेशन फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉब्लम रीड कर लेते, क्या दिया है। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप of radii r1 and r2 carries current respectively i1 and i2 in opposite direction, one clockwise, another anti-clockwise. The magnetic induction at the center of the loop is half that due to the i1 along the center. Find the value of i2 divided by i1 if r2 is equal to 2r1, if r2 is equal to 2r1। अब प्रॉब्लम को समझ लो, क्या कहा है उन्होंने। हमारे पास क्या है? दो कॉन्सेंट्रिक प्लेनर सर्कुलर लूप है। दो लूप हम लेते हैं, पहला एक लूप लेते हैं, ये एक लूप, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है i1, और दूसरा एक लूप है, और दूसरा एक लूप है इनसाइड, कोप्लेनर है एंड कोसेंट्रिक है, मीन दोनों का सेंटर सेम है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है i2। हमें अब कैसे लूप है हमें पता नहीं, आप कैसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये इमेजिनरी है, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे है, तो इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या कहा है उन्होंने, कंडीशन क्या दिया है,
मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ लूप इज हाफ ड्यू टू द I1। तो I1 के लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका हाफ होगा जब हम सेकेंड लूप को रखेंगे। समझते, देखो पहला लूप हमें कैसे दिया है, पहला लूप हमें दिया ये पहला लूप I1, ठीक है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना प्रोड्यूस होगा, मैं कहता हूं B1। कितना प्रोड्यूस होगा, B1। ओके, अब हम दूसरा लूप लेते हैं। दूसरा लूप एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट कितना है, I2। इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2। अब उन्होंने क्या कहा, अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर रख दूं कॉन्सेंट्रिक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बना अलोंग द सेंटर, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मींस इस लूप को अगर मैं अंदर डालता हूं इस तरह से, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, B1 डिवाइडेड बाय 2, B1 के हाफ हो जाएगा नेट वैल्यू। तो अब हमने क्या कहा कि अगर नेट B दोनों अंदर रखने से कितना आता है, B1 बाय 2, तो B2 का वैल्यू कितना होगा। मींस B1 से कितना माइनस किया आपने, कितना माइनस किया, समझ में आ रहा है कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इसका B2 का उसको कैंसिल कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B1। अब जैसे ही ये लूप रखूंगा तो B2 B1 को कैंसिल करेगा, मींस ऐसे होगा B1 माइनस B2, ये है होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने क्या कहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है B1 बाय हाफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड है B1 बाय हाफ। तो B2 का वैल्यू कितना होगा, B1 से कितना माइनस किया, B1 से 1 सेकेंड हाफ माइनस किया, तो B1 माइनस B1 हाफ, तब आंसर आएगा ना B1 हाफ। तो B2 का वैल्यू कितना मिला हमें, B2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं यहां B2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ये, ठीक है। अब B1 और B2 तो हमें पता है क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय 2R। ओके, अब ये सेकेंड लूप के लिए तो यहां 2 होगा, यहां 2 होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट लूप के लिए म्यू 0 Ni2 डिवाइडेड बाय 2R1। यहां से ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 कट हो गया, 2 कट हो गया। ओके, अब हमें दिया क्या है, ओके, और ये B/2, ये भी हाफ बचा है, ये भी हाफ बचा है। B1 का वैल्यू यहां भी पुट कर दिया हमने और B2 का वैल्यू यहां, लेकिन ये हाफ हमने ले लिया। अब बचा क्या है, I1 और I2, ये I1 है और ये I2 है, और R2 और R1, R2 और R1 का रिलेशन दिया है, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम R1, वो भी हम पुट कर लेते हैं। बचा क्या है हमारा, I2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय 2R1, ये 2 हाफ वाला और ये R1। अब हमें वैल्यू क्या दिया है, R2 इज इक्वल टू 2R1, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2R1, तो 2R1 भी कट हो जाएगा, तो I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू 1, I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा हमारा। समझ में आया क्या किया हमने, 2 लूप थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि एक लूप, पहले लूप से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 है, अगर दूसरा लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मींस पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका हाफ रिड्यूस होगा, हाफ किसने रिड्यूस किया, सेकेंड ने, तो B2 का वैल्यू क्या होगा, B1 बाय हाफ। तो इन दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसका वैल्यू होता है B2 का म्यू 0 Ni2 डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू हाफ, B1 का वैल्यू म्यू 0 Ni1 डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा N, ये 2R1। ये फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों जगह हमने कैंसिल कर दिया, ये रिलेशन पुट किया, तो आंसर क्या आया 1। ठीक है,
ये याद रखना। तो समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो, इजी है प्रॉब्लम, ये तो आपको भी पता है। इजी प्रॉब्लम से आप भी आसानी से फाइंड कर लोगे इसको रीड करके। आप ही आंसर कमेंट कर दो, क्या होगा इसका। व्हाट कैन बी said about the magnetic induction at the center of current carrying coil of radius r? Circular coil, सर्कुलर कॉइल, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर में क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2r। अब देखो म्यू जीरो कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट और 2 भी कॉन्स्टेंट, डिपेंड किस पे करता है, r पे, और ये B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। It is directly proportional to r, it is inversely proportional to r, it is directly proportional to r square, it is inversely proportional to r square। हमें क्या मिला, it is inversely proportional to r, it is inversely proportional to r। ठीक है, प्रॉब्लम इजी है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इजी है, ये भी आप सॉल्व करने से पहले आप कमेंट कर सकते हो, मैं रीड करता हूं तब तक आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट डज द करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नो फील्ड। वायर से, ओके, वायर से करंट फ्लो कर रहा है, वायर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, या तो ये सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा। राइट हैंड थंब रूल तो आपको पता ही है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सराउंडिंग में क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, ये समझ में आ गया। Okay. अब मेरे पास और एक प्रॉब्लम है, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्योंकि पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो कुछ आया नहीं वो सम, तो अब मैं यहां रीड करता हूं। अ क्लोजली वाउंड सोलोनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर, यहां मैं उसको लिखता हूं, अ क्लोजली wound solenoid of 80 centimeter long has 5 layers of winding, has 5 layers of windings of 400 tons, of 400 tons, 400 tons each. Okay, the diameter of solenoid is 1.8 centimeter, the diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current is 8 ampere, if the current is 8 ampere, if current is 8 ampere, determine the magnitude of B inside the solenoid near its center. Determine the B at center of solenoid। चलो, अब उन्होंने क्या कहा है, देखो ये प्रॉब्लम। A closely wound solenoid of 80 centimeter has 5 layer of winding,
तो हमारे पास सोलेनॉइड है ये एक, इस पे टर्न कितने हैं 400, इसमें टर्न कितने हैं 400। वैसे ही अब ये दूसरा इसके ऊपर क्लोजली वाउंड, इसमें टर्न कितने हैं 400, इस पे टर्न्स कितने हैं 400, इस पे 400 है, इस पे 400 है, ऐसे कितने लेयर है 5 लेयर है, इसके ऊपर कितने लेयर है 5 लेयर है, और हर एक का टर्न कितना है 5, हर एक का टर्न्स कितने हैं 400। ठीक है, तो अब अगर हर एक का टर्न 400 है, देन टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे सोलोनाइड के पास, टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल टर्न्स हो जाएंगे 400 इंटू 5 मीन्स 2000, कितने हो जाएंगे 2000 टन्स। तो इस सोलेनॉइड के पास 2000 टन्स है, ये याद रखना है पहले। तो इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं एन से इंडिकेट करते हैं। अब देखो सोलेनॉइड के प्रॉब्लम में बहुत बार कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, आपको डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है डायमीटर, डायमीटर का वैल्यू कितना है 1.8 सेंटीमीटर। याद रखो सोलेनॉइड के फॉर्मूला में डायमीटर का यूज नहीं है, आपको डायमीटर या रेडियस दिया है तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, किसके लिए दिया है कंफ्यूज करने के लिए आपको डायमीटर या रेडियस दिया जाता है। तो फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला क्या दिया है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, क्या दिया है म्यू जीरो एन आई, वेयर एन सोलोनाइड में जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ होता है, याद रखो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। अब हमें टोटल टन्स दिए गए, हमें क्या दिए गए टोटल टन्स, तो यही फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू जीरो टोटल टन्स मीन्स एन, ये टोटल टन्स कैपिटल एन में लेना होगा आई, और तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ तो डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। स्मॉल एन का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाय लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो ये याद रखना, ये बहुत लोगों को याद नहीं रहता। तो देखो अब हमारे पास म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻3, मैं ऐसा लिखता हूं 2 इंटू 10⁻3। आई का वैल्यू करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 8 एम्पियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है 8 ही दिया है, हाँ ये 8 एम्पियर दिया है, एंड डिवाइडेड बाय लेंथ कितना दिया है हमें, लेंथ द क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ टन, diameter of solenoid if the current is 8 ampere determine रह गया लगता है diameter of solenoid, हाँ सोलोनॉइड हाइट 80 सेंटीमीटर दिया है, सोलोनॉइड वाउंड सोलोनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ कितना होगा उसका, लेंथ इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कितना होगा 80 मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻1, 8 इंटू 10⁻⁻1, तो लेंथ कट हो जाएगा 8 कट हो जाएगा, बचा क्या आप, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये होगा 4 पाई इंटू 2 बचा है, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻7, और -1 ऊपर चला गया मीन्स 10⁻⁴, तो ये होगा 8 पाई इंटू 10⁻⁻3, और पाई के मल्टीप्लाई में मैंने कहा था 3, 8 3 जा 24 मीन्स नियर अबाउट 25 के आंसर यहाँ दिया है 2.5 के टर्म्स में, आंसर क्या दिया है ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, ऐसा यहाँ आंसर दिया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन कौन से दिए देखो, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला अपोजिट टू द एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, अपोजिट टू एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, 3.5 इंटू 10⁻2 along the axis of solenoid, then 2.5 into 10⁻⁻2 टेस्ला along the axis of solenoid, and 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपोजिट टू एक्सिस ऑफ सोलोनाइड। अब याद रखो एक्सिस ऑफ सोलोनाइड एंड अपोज टू द सोलोनाइड क्या होता है, एक्चुअली अपोज टू सोलोनाइड होता ही नहीं, एक्चुअली अपोज टू सोलोनाइड होता ही नहीं, अपोज टू एक्सिस ऑफ सोलोनाइड, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड में सेंटर में पास करने वाले, और ये एक्सिस का डायरेक्शन हम लेते हैं अलोंग द एक्सिस, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन,
या करंट के डायरेक्शन पे। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड रूल लगाएगा तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्सिस का डायरेक्शन होगा। तो एक्सिस और अलोंग द एक्सिस ऐसा होता ही नहीं, तो अपोजिट एक्सिस वाला कंसेप्ट, अगर अपोजिट एक्सिस आया सोलोनॉइड में आपको ऑप्शन, तो उसको डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दो। सोलोनॉइड के अपोजिट एक्सिस में होता ही नहीं, तो अपोजिट अगर आपको लिखता है, 4 ऑप्शन क्रिएट करने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन में अपोजिट दिया, अपोजिट टू एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। तो अपोजिट टू द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड आएगा तो वो आंसर रॉन्ग ही है, उसको रॉन्ग कर दो डायरेक्टली। ये अलोंग डायरेक्शन में ही रहेगा, एक्सिस का डायरेक्शन तो होता नहीं, ये अलोंग द डायरेक्शन ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखो। तो ये आंसर आया। ये प्रॉब्लम थोड़ा पीपीटी में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ये मैंने हाथ से लिखा और सॉल्व किया। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रॉब्लम के, इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। नंबर ऑफ टर्न्स, एक के ऊपर एक कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल ऐसे होते हैं। तो घबराना नहीं है, सिर्फ जज करना है क्या दिया है, कितने वाउंड दिए, कितने टर्न्स दिए और सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ हम अपना सेशन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। ओके।